In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning, students. Dear students, today we will discuss about importance of carbon. कार्बन एक अहम तरीन बायो एलिमेंट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट। एटॉमिक मास 12 है, इसका एटॉमिक नंबर 6, यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो हम कह सकते हैं इट इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ह्यूमन बॉडी मास का 18% हिस्सा बनाता है और इस एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। इट हैज यूनिक प्रॉपर्टीज। इसकी मुनफरिद खुसूसियात हैं जिसकी बुनियाद पर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक अहमियत का हामिल है। कार्बन हैज अ सेंट्रल पोजीशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ। ये जिंदा अशिया के बुनियादी ढांचे का मरकजी एलिमेंट है, इसकी मरकजी हैसियत है। कार्बन हैज अ सेंट्रल पोजीशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ। चूंकि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, ये उनका बेसिक एलिमेंट है। खा वो प्रोटीन्स हों, खा वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, खा वो लिपिड्स हों, इन तमाम के अंदर CH बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में लिंक फ्रीक्वेंटली मौजूद होता है। कार्बन फॉर्म्स vital compounds of living organisms. So its importance is due to its many properties, many unique properties. तो पहली प्रॉपर्टी है कार्बन एज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। नंबर 1, कार्बन एज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 है। इट कैन रिएक्ट विद मैनी नोन एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। इट कैन रिएक्ट मैनी known elements forming covalent bonds. When
two or more atoms share their electrons, covalent bond is formed. जब दो या दो से ज्यादा एटम अपने वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो जो बॉन्ड वजूद में आता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। नंबर 1, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा शेयर करता है, व्हेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन द टू एटम्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। मसलन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है तो हाइड्रोजन के दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों की मिल्कियत है, या हम इसे सिंगल लाइन से भी शो कर सकते हैं, इज इक्वल टू H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल बन जाता है बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम से आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे H एटम से आता है। और नंबर 2, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े शेयर करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या हम O2 मॉलिक्यूल की मिसाल लेंगे। ये दो ऑक्सीजन के एटम हैं, जब इनमें दो जोड़े शेयर करते हैं, इसे हम डबल लाइन से भी शो कर सकते हैं, यानी दो ऑक्सीजन के एटम के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दोनों की मिल्कियत है, लिहाजा O2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। नंबर 3, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर्स शेयर करते हैं, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन के शेयर करते हैं, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। यहां पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की हम मिसाल ले सकते हैं। बाय शेयरिंग थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये एक नाइट्रोजन का एटम है, ये दूसरा एटम है नाइट्रोजन का। 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन से और 3 दूसरे नाइट्रोजन से शेयर करते हैं, तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी इसको हम N ट्रिपल बॉन्ड N से भी शो कर सकते हैं, यानी N2 मॉलिक्यूल वजूद में आता है। तो कार्बन कैन रिएक्ट विद many known elements forming covalent bond.
जब कार्बन का एटम 4 दूसरे एटम से मिलता है तो एक टेट्राहेड्रॉन वजूद में आती है, एक बाकायदा शक्ल वजूद में आती है और एक स्टेबल कन्फिगरेशन बनती है, यानी कि मुस्तहकम शक्ल बन जाती है। मसलन ये कार्बन है, जब ये हाइड्रोजन के 4 एटम से मिलता है तो एक 4 कोनों वाली स्ट्रक्चर वजूद में आती है। ये 4 कोने, इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन रिजल्ट्स 4 कोनों वाली, या ये यूं कहिए कि कार्बन का एटम 4 रेडिकल से भी मिल सकता है। मतलब Cl ये रेडिकल हैं, या एक Cl रेडिकल और बाकी इसके साथ Hb। तो हर हालत में ये एक टेट्राहेड्रॉन शक्ल एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वजूद में आ जाती है। व्हेन कार्बन एटम रिएक्ट with 4 atoms are radicals, when carbon atom react with 4 atoms, 4 bonds are arranged, 4 bonds are arranged सिमेट्रिकली, यानी एक बाकायदा शक्ल के तहत 4 बॉन्ड और ये जुड़ाते हैं और यूं एक टेट्राहेड्रॉन बनती है। अरेंज सिमेट्रिकली इन टेट्राहेड्रॉन, और वो टेट्राहेड्रॉन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट्स, एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर्म, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से मुराद मुस्तहकम शक्ल। मुस्तहकम शक्ल वजूद में आती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट इज अ फेवरेबल एलिमेंट। ये फेवरेबल एलिमेंट इसलिए है कि ये बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बनाता है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो सेल की स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं वो उन कंपाउंड्स को बनाता है। सो स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद टेट्रावेलेंसी ऑफ एटम makes it favorable element to synthesize many important cellular structures। यानी टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन एक स्टेबल एलिमेंट है और इसकी जो स्टेबिलिटी है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इस खुसूसियत की वजह से इट कैन मेक वेरियस structures of the cell। Stability associated with tetravalency, stability associated with tetravalency makes it favorable
element to make many cellular structures. देखिए मसलन अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, it is composed of proteins and lipids plus lipids. प्रोटीन भी और लिपिड भी, प्रोटीन भी और लिपिड्स भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं, ये भी कार्बन से बने होते हैं, इनमें भी कार्बन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो cellular structures are formed by the organic compounds in which carbon atom is present. So अगर ये स्टेबल कंपाउंड ना बनाती, इसकी स्टेबिलिटी ना होती, तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बनाने में अहम किरदार अदा ना कर सकती। उसके बाद इसकी तीसरी खासियत है, इट फॉर्म्स लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकती है, मसलन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं वगैरह वगैरह। इन तमाम के अंदर कार्बन एक बेसिक एलिमेंट के तौर पर पाया जाता है। तो कार्बन कैन कंबाइन with hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulfur and make variety of organic compounds. Yani it can combine with hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है तो CH बॉन्ड बनता है। तो CH बॉन्ड जो है इट इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी का एक मजबूत जरिया है। जब C और N का मिलाप होता है, जब कार्बन नाइट्रोजन एलिमेंट के साथ मिलती है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो लिंकेज है, जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो भी कार्बन की वजह से बनता है, CN बॉन्ड। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जब बनता है तो इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो सिंपल शुगर्स के दरमियान या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो सो वी कैन से दैट कार्बन element can combine various other elements to form variety of organic compounds. जितनी भी सिंपल शुगर्स हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है और बहुत सारे CH बॉन्ड वजूद में आते हैं। एंड सो CH बॉन्ड इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले हम बात करेंगे CH बॉन्ड की। देखें जी मसलन ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारे CH बॉन्ड मौजूद हैं। देखें जी ये भी CH बॉन्ड है, ये भी CH बॉन्ड, ये भी CH बॉन्ड, बहुत सारे इसमें CH बॉन्ड मौजूद हैं ग्लूकोज के अंदर। ये सिंपल शुगर है, हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। तो CH बॉन्ड इज अ पोटेंशियल सोर्स
सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इट प्रोवाइड्स केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। तो सो CH बॉन्ड जो है ये एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसी तरीके से सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड हो सकता है CO बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन की एसोसिएशन, CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इज प्रेजेंट इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है ये सिंपल शुगर्स के दरमियान पाए जाते हैं, यानी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं तो मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टुगेदर एंड मैनी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड in between the two glucose molecules one glycosidic bond is present. So carbon oxygen association in glycosidic bond provide stability to complex organic molecules. Carbon oxygen association present in glycosidic bond provides stability to complex carbohydrate molecules, complex carbohydrate molecules। और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है? ये दो सिंपल शुगर्स के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और एक और सिंपल शुगर फ्रुक्टोज की हम बात करें अगर, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है, दोनों सिंपल शुगर्स हैं। ये पेंटोज शुगर है और ये हेक्सोज शुगर है। H और OH आपस में मिलेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल खारिज होगा। एक शुगर से OH निकलेगा और एक शुगर से H निकलेगा तो वाटर बन जाएगा, और यूं C और O के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम नाम देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये दो सिंपल शुगर के दरमियान बॉन्ड है, यानी C और O की एसोसिएशन है, CO बॉन्ड बन रहा है। कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी जब मुख्तलिफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, ग्लूकोजन, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह ये बन जाते हैं। तो सो हर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान जो है जो बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। इसी तरीके से जो थर्ड बॉन्ड है वो CN बॉन्ड है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। When carbon combines with nitrogen, पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है। When
many amino acids combine together and many peptide bonds are formed, and by the combination of the amino acids proteins are formed. So in the proteins C end bonds are present, peptide bonds are present in proteins. देखिए जी मसलन एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ये NH2 अमीनो ग्रुप है, और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द अमीनो ग्रुप, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। और दूसरा अमीनो एसिड हम लेते हैं एलानीन और H। So in every amino acid one amino group and another carboxylic group is present, and these two groups are attached with the same carbon. This is known as the alpha carbon. And so when two amino acids will combine together, C N bond is formed, peptide bond is formed. Glycine, this is the alanine. यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ से H और यहाँ से OH अगर रिमूव हो जाए तो एक बॉन्ड बनता है, यानी C और N के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसे हम नाम देंगे पेप्टाइड बॉन्ड का, यानी कि यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो। सो दिस बॉन्ड इज नोन एज द पेप्टाइड बॉन्ड। इसे हम जरा बेहतर तरीके से लिखें, इसे हम यूं भी लिख सकते हैं। सो एलानीन, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। When many amino acids will combine together and many peptide bonds are formed among the amino acids and protein molecule is formed. यानी कि हम कह सकते हैं कार्बन एटम कैन कंबाइन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर etc. and form many types of the organic compound. For example, complex carbohydrates, proteins, lipids, etc. The fourth property of carbon atom is the carbon forms stable chains and rings. Number 4, stable chains and rings. कार्बन एटम्स ये आपस में भी एसोसिएट करते हैं और ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन्स बनती हैं, इसे कहते हैं कैटिनेशन। फॉर्मेशन ऑफ चेन्स एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। यानी देखिए मसलन ये इथेन है, ये अनब्रांच चेन है। इसी तरीके से प्रोपेन या ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है। यहाँ पर ये चीज जाते जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड चेन ब्यूटेन, इथेन। इसी तरीके से जब हम ब्रांच की बात करेंगे, मसलन
ये ब्रांच है, सो ये ब्रांच चेन है। इसी तरीके से हम अगर बेंजीन की बात करें, ये बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है। तो जब कार्बन के एटम्स सिंगल बॉन्ड के जरिए, डबल बॉन्ड के जरिए या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में मिल जाते हैं, म्यूचुअली एसोसिएट करते हैं, तो फिर चेन्स और रिंग्स भी बन सकते हैं। फिफ्थ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स या फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का बनना। देखिए जी, व्हेन ग्लूकोज यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, स्टार्च and cellulose. Similarly, when the amino acids will combine together, they form the proteins. Proteins, complex carbohydrates, lipids, etc. are formed by combination of small molecule, small molecule. These macromolecules or large molecules are insoluble in water. Because they are insoluble in water, they form the structures of cell. Macromolecule form cellular structures. मसलन मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है सेल मेम्ब्रेन की। ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड्स। सो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, एंड सो वी कैन आल्सो से दैट द मैक्रोमॉलिक्यूल्स are the storage of small molecule. Macromolecules are the storage of small molecule. So large organic molecules and complex organic molecules can be formed by the combination of the small molecules. Sixth property of the carbon element is formation of small molecules which are the source of energy. Small molecules as a source of energy. When large molecules are broken down into small molecules, these small molecules are oxidized and energy is released. And so the examples of the small molecules are glucose, amino acids, fatty acids, sugars. These are the small molecules. They are formed when the large molecules are broken down, यानी कि during the catabolic reactions. And so these small molecules serve as a source of energy because they are unstable. Small molecules are unstable.
are unstable. When they are broken down, energy is released. For example, ATP, when ATP is broken down into ADP, energy is released. When ATP is hydrolyzed into ATP, much amount of energy is released. Similarly, when ADP is broken down into AMP, also much amount of energy is released, and this energy is utilized in various metabolic activities of the cells. And so we can say that when the small molecules are oxidized, much amount of energy is released. इसी तरीके से small molecules can also act as subunits of macromolecules. As subunits of macromolecule. These are the subunits of macromolecules. When, for example, proteins are when proteins are broken down, the amino acids are formed, and when the carbohydrates are broken down, the glucose subunits are formed. And so these small molecules are the subunits to build macromolecules. Glucose molecules combine to form complex carbohydrates, and when the amino acid will combine together with the help of the peptide bonds, proteins are formed, and when the fatty acids and glycerols will combine together, lipids can be formed. And so we can say that these small molecules are the subunits of the macromolecules. Proteins are broken down into amino acids. Similarly, complex carbohydrates are broken down into glucose subunits. In this question, we have studied the importance of carbon. Carbon has a vital importance in life. It is the skeleton of life. Due to its unique properties, the carbon element is a backbone of life. अब हम इस टॉपिक की रीडिंग करेंगे और आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं. Importance of carbon. Carbon is a basic element of organic compounds. कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बुनियादी एलिमेंट है. इट हैज यूनिक प्रॉपर्टीज. इसकी मुनफरिद प्रॉपर्टीज हैं. ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, अपनी मुनफरिद प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन हैज अ सेंट्रल पोजीशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ. कार्बन की जिंदगी के ढांचे में एक सेंट्रल पोजीशन है. इट फॉर्म्स वाइटल कंपाउंड्स ऑफ लाइफ. ये जिंदगी के अहम कंपाउंड को बनाता है. नंबर 1, कार्बन एज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट. कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है. इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नोन एलिमेंट्स. ये बहुत सारे नोन एलिमेंट्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ कंपाउंड बनाता है, फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स. जब ये मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ मिलता है तो ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए एसोसिएट करता है. अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है?
Covalent bonds are formed when two or more atoms complete their electron shells. कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनते हैं जब दो या दो से ज्यादा एटम अपने इलेक्ट्रॉन के शेल को मुकम्मल करते हैं बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. अब इसकी तीन किस्में हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल. नंबर 1, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. व्हेन a pair of electrons is shared between two atoms, single covalent bond is formed. जब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दो एटम के दरमियान शेयर करता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H single bond H. Number 2, double covalent bond. When two pairs of electrons shared between two atoms. जब दो एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े शेयर करें तो डबल बॉन्ड रिजल्ट के तौर पर बन जाता है. फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल O डबल बॉन्ड O. नंबर 3, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. व्हेन three pairs of electrons shared between two atoms. जब दो एटम के दरमियान तीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े शेयर करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N ट्रिपल बॉन्ड N. सेकंड प्रॉपर्टी, फेवरेबल एलिमेंट. स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद tetravalency of carbon atoms makes it favorable element for synthesis of complicated cellular structures. यानी टेट्रावेलेंसी की वजह से जो एलिमेंट में इस्तेहकाम आता है ये चीज इसको फेवरेबल एलिमेंट बना देती है फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स. और इससे यानी पेचीदा किस्म की सेल की साख्तें बनती हैं. लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन कंबाइंस कॉमनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर. कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकती है. Third property, stable chains and rings. Carbon atoms can also combine with mutually. कार्बन एटम आपस में भी मिलते हैं फॉर्मिंग स्टेबल यानी कि कयाम पदीर या मुस्तहकम ब्रांच चेन और रिंग्स. ब्रांच चेन भी बनती हैं और अनब्रांच चेन भी बनती हैं एंड और रिंग्स या रिंग्स भी बनते हैं. दिस एबिलिटी of carbon is responsible for vast variety of organic compounds. कार्बन की ये खासियत जो है ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबब बनने का सबब बनती है. CC bond forms a skeleton of organic molecules. ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बेसिक स्केलेटन है. ये इसका फ्रेमवर्क है, ढांचा है. देखिए ये अनब्रांच चेन है, ये प्रोपेन है यानी अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम. इसी तरीके से ये ब्रांच चेन है. इसी तरीके से ये यहाँ पे एक ब्रांच, ये स्ट्रेट चेन है और ये साथ ही ब्रांच है. उसके बाद ये रिंग फॉर्म है, बेंजीन है. नंबर 4, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन कंबाइंस commonly with hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. Combination with these and other elements, इन एलिमेंट्स के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ जो कार्बन का कॉम्बिनेशन है कंट्रीब्यूट किरदार अदा करता है टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. बहुत ज्यादा वैरायटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा वैरायटी को बनाने में अहम किरदार अदा करती है. CH बॉन्ड्स
यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड. कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी. पोटेंशियल सोर्स मीन ताकतवर जरिया ऑफ केमिकल. ये केमिकल एनर्जी का एक ताकतवर जरिया है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, सेल के फंक्शंस के लिए. CH बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है जो कि सेल की एक्टिविटीज में काम आती है. CO बॉन्ड यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की एसोसिएशन. कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. यानी CO बॉन्ड जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पाया जाता है वो पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेहकाम बख्शता है, यानी स्टेबल बना देता है. CN बॉन्ड कार्बन कंबाइंड विद नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेजेस टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स. जब अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं तो वो CN बॉन्ड के जरिए लिंक करते हैं, यानी उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और इससे प्रोटीन्स बनती हैं. नंबर 5, फंक्शंस ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. दो फंक्शंस हैं. नंबर 1, मैक्रोमॉलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ये सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये बनाते हैं, मसलन सेल मेम्ब्रेन, गाल्गी ऑपरेटर्स वगैरह जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये बनाते हैं. नंबर 2, दे आर द स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ज़ाहिर बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे मॉलिक्यूलों से बनते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल को स्टोर कर सकते हैं. नंबर 6, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड etc आर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज. जब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ये स्मॉल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं तो एनर्जी खारिज होती है. जब ये टूटते हैं तो एनर्जी खारिज होती है फॉर सेल एक्टिविटीज. स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर सो अनस्टेबल, ये इतनी अनस्टेबल होते हैं, गैर क़याम पजीर होते हैं, दैट दे आर इमीडिएटली, ये फौरन ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, ये टूट जाते हैं और एनर्जी खारिज करते हैं. मसलन ATP एक ऐसा मॉलिक्यूल है when ATP is broken down into ADP, energy is released. Small molecules also serves as subunits to build macromolecule. ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाते भी हैं, मसलन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरीके से लिपिड वगैरह को भी ये बना सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.